उसमें एक प्रॉब्लम तो ये थी कि कंपनी ने जितना असेसमेंट किया कि भैया इतना वहाँ से रेवेन्यू आएगा और कंपनी ने खर्चा कर दिया उतना, अगले साल जब उतना रेंट नहीं आया मार्च में तो कंपनी को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने जमींदार को बुलाया कि भैया दीजिए 17 रुपए, वो तो दे ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो 17 कहाँ से देगा, लोगों की क्षमता जब 10 की है तो 17 कहाँ से देगा। उन्होंने तो बोली लगा दी जमींदारी के लिए, आप अपने खेत में इंडिगो उगाइए, आप अपने खेत में जो कैश क्रॉप है जैसे कॉटन उसको उगाइए, ताकि जब आप इनके प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो यही रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स उठा करके वहाँ लेकर के जाएंगे ब्रिटेन में, वो बनेगा कॉटन, वहाँ पर रिफाइन होगा, कपड़े बनेंगे, टेक्सटाइल, मॉडर्न टेक्सटाइल, ब्रिटिशर मॉडर्न टेक्सटाइल, टाई बनेंगे, सूट बनेंगे, बूट बनेंगे, और वही फिर आकर के यहाँ पर इंडिया में वो डंप होंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। जब ब्रिटिशर्स थे तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मींस द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, उसी के साथ साथ उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और फिर उसी के साथ साथ उनकी जो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, इन तीनों के बारे में हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। जब आप इन तीनों को अच्छे से समझते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, द फेज ऑफ द मर्केंटलिज्म, द फेज ऑफ द ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटलिज्म, द ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, होम चार्जेस, और ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी जब आप इन तीनों चीज़ों पे आप फोकस करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। नाउ दोस्तों, इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से, क्योंकि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम तीन चीज़ों पे मेनली ध्यान देते हैं। सबसे पहला ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी रिलेटेड टू द लैंड, ओके, कि खेती बाड़ी से वो कर कैसे वसूल करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखते हैं कि इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो वो किस प्रकार से इंडिया को एज ए कॉलोनी यूटिलाइज करते थे फॉर देयर इंडस्ट्रियल पर्पस, तो उनके रेस्पेक्ट में वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी। ओके, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी उनकी क्या थी उसको भी देखेंगे। अगर आपको इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को फील करना है, तो आप इस तरीके से समझिए, जैसे आज के दिन जो भारत सरकार है दैट इज फॉलोइंग द वेलफेयरिस्ट अप्रोच। भैया, हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड है ना, दैट द गवर्नमेंट विल डू दिस थिंग एंड इट विल एंश्योर द वेलफेयर, इट विल एंश्योर द अटमोस्ट वेलफेयर ऑफ द मासेस, ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडिया। और गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था के चक्के को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। सो गवर्नमेंट तो दो तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आती है, क्योंकि आज के दिन जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन जो काम है दैट इज द वेलफेयरिज्म। ओके, तो वेलफेयरिज्म में गवर्नमेंट लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करेगी, लोगों का आर्थिक विकास उसको भी देखेगी, लोगों के सोशल पैरामीटर्स को भी देखेगी कि हेल्थ ठीक हो, लिटरेसी ठीक हो, उसी के साथ साथ जो पैरामीटर है और अदर सोशल पैरामीटर वो सब भी ठीक हो। सो गवर्नमेंट मेनली अगर अर्थव्यवस्था पे फोकस करेगी तो गवर्नमेंट दो चीज करने की कोशिश करेगी, क्या कि क्वांटिटी वाइज जो जीडीपी है वो उसकी वैल्यू भी बढ़े, प्लस जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़े। जैसे कि अगर भारत का आज के दिन देखें तो जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है और ग्रोथ रेट अगर देखते हैं तो 6.5 से 7.5 के बीच में है, जो कि आज के दिन ओविंग टू द प्रोटेक्शनिज्म के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, ट्रेड बैरियर्स हैं, फिर भी उसके रेस्पेक्ट में देखें इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नाउ ये जो इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर्स हैं ये ठीक हैं अभी। ओके, सो गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था को इन्फ्लुएंस दो तरीके से करती है, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए तो गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जैसे आरबीआई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट विल रेगुलेट ऑल द बैंकिंग सिस्टम एंड द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कितना पैसा होगा क्वांटिटी वाइज, वो कौन कौन से सेक्टर में कितना जाएगा, रेट क्या होगा, सो उससे अर्थव्यवस्था में पैसा डिसाइड होता है कि अर्थव्यवस्था में कितना मनी सर्कुलेट होगा। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को भी जो आरबीआई है, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनली तो गवर्नमेंट ही है ना, तो गवर्नमेंट डिसाइड्स कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूमेगा और उससे पता चलता है कि ग्रोथ रेट कितनी होगी। अगर किसी टाइम पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट पैसे को पीछे भी गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू और उनकी जो अलग अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू पैसे को शक-आउट भी करती है, वापस अर्थव्यवस्था से खींच भी लेती है। अगर कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पंप प्राइमिंग भी करती है, मतलब अगर स्लगिश ग्रोथ चल रही है तो गवर्नमेंट वाया पंप प्राइमिंग पैसे भी इन्फ्यूज़ करती है अर्थव्यवस्था में ताकि उससे ग्रोथ रेट बढ़े। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि
वाया यूजिंग दीज इकोनॉमिक टूल आई मस्ट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज सो दैट ये जो अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो चलता रहे और अच्छे नॉट जस्ट चलता रहे बल्कि ग्रोथ रेट भी अच्छी रहे। ओके, नाउ ये तो हमने डिस्कस किया क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट एक और टूल यूज करती है, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों ये फिस्कल पॉलिसी क्या है, आप देखिए पहले मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करी, रेट के बारे में बात करी, अर्थव्यवस्था में पैसों के बारे में बात करी। ओके, सो थ्रू दिस गवर्नमेंट मोस्टली क्वांटिटी के ऊपर फोकस करती है कि अर्थव्यवस्था में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पैसा कितना होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा भी ठीक नहीं, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे कि जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 से जस्ट पहले जर्मनी की हालत थी ना कि इन्फ्लेशन बढ़ करके हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच गया था। तो अगर ज्यादा पैसा है अर्थव्यवस्था में वो भी ठीक नहीं होता, तो सरकार अपने मन से ऐसे हमेशा पैसे नहीं छाप सकती। अभी दूसरे उसमें आते हैं, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों ये जो फिस्कल पॉलिसी वाला है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू सारी चीजें डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होगी वो कितनी होगी, गवर्नमेंट के रिसीविंग्स कितने होंगे, गवर्नमेंट अगर खर्च करेगी तो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना गवर्नमेंट रोड के ऊपर खर्च करेगी, कितना डिफेंस के ऊपर, कितना अलग अलग जो सेक्टर्स होंगे उनके ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। तो उससे भी अर्थव्यवस्था के चक्का जो है, अर्थव्यवस्था का जो ये व्हील है ये आगे की तरफ चलता है। नाउ थ्रू दीज थिंग्स गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटो और मेन मकसद क्या है कि यहां पर रहने वाले जो भी लोग हैं, द सिटीजन ऑफ द इंडिया, उनका वेलफेयर हो सके, उनका जन कल्याण हो सके। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? गवर्नमेंट हम भारतीयों की है। अब हम वापस चलते हैं अंग्रेजों के टाइम पर। सोचिए अंग्रेज इंडिया में आए क्यों थे? दोस्तों अंग्रेज इंडिया में इसलिए आए थे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, कंपनी प्रॉफिट कमा सके। पहले जब वो एज ए ट्रेडर आए थे तो उनका एक था कि यहां से स्पाइसेस उठा करके लेकर जाएंगे इंग्लैंड में, और यहां से वो इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर, ब्रिटेन वॉज एन इंपोर्टर ऑफ द गुड, और वो क्या लेकर के आएंगे? बुलियन इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर। तो इंडिया में क्या आ रहा था? गोल्ड एंड द सिल्वर। ओके, नाउ जैसे ही कंपनी ने सत्ता हथियाना शुरू किया बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, वैसे ही उन्होंने इस फ्लो को रोकने की कोशिश करी, इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करी, रिवर्स करने की कोशिश करी। किस प्रकार से? कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि ये जो कॉलोनीज है जो हमने स्टैब्लिश की है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वी शुड बी यूजिंग दीज कॉलोनीज फॉर आवर इकोनॉमिक बेनिफिट। इनको यूज कैसे करें? तो उस टाइम पर एक फिलोसफी थी, दैट इज द मर्केंटाइल फिलोसफी। हर कोई, जितने भी अर्थशास्त्री थे वो इसी मर्केंटाइल फिलोसफी को मानते थे। मर्केंटाइल फिलोसफी किस चीज के बारे में बात करती थी? कि जो वर्ल्ड है उसकी जो धन संपत्ति है वो सीमित है। ये मनी हो गया, गोल्ड सिल्वर बुलियन रिजर्व्स, ये सीमित है, और हर देश को क्या करना चाहिए कि इन सबको अपने देश में ले जाकर के एक्यूमुलेट करना चाहिए। वर्ल्ड के किसी भी कोने से अगर आपको प्रॉफिट हो तो अपना पैसा, अपना सोना आप लेकर के जाइए और अपने देश में रखिए, दूसरे देश से लेकर के जाइए और आप अपने देश में उसको स्टोर करिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो वो है धन संपत्ति वो सीमित है। तो इसका मतलब क्या है? धन संपत्ति सीमित है और सारे अर्थशास्त्री ऐसा ही मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी देश, कोई भी देश है, अगर कहीं से इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो वहां उनको देने के लिए क्या रहेगा? उनके देश से बाहर सोना चांदी बाहर जाएगा, तो यू आर एक्सपोर्टिंग द गोल्ड एंड द सिल्वर। अल्टीमेटली वहां सोना आपके घर से बाहर जा रहा है। तो ये दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो फाइनली आपको करना क्या चाहिए? फाइनली आपको ये करना चाहिए कि प्लीज गो, आप अपनी कॉलोनी बनाइए और उनका शोषण करिए, और उन कॉलोनीज के थ्रू आप लोग क्या करिए कि ये जो कंट्री है इसमें कुछ इस तरीके से सिस्टम लेकर के आइए, भले ही राजनीतिक सिस्टम, आप इसको कंट्रोल करें, कुछ भी करिए, प्लीज मेक श्योर कि यहां से आप उस सामान को अगर भेजते भी हैं तो ऐसे कुछ रॉ मटेरियल को भेजिए जो यहां पर प्रोसेस हो, प्रोसेस होने के बाद वापस यहां पर आए, कॉलोनी में डंप हो, और अल्टीमेटली इस पूरी साइकिल में बेनिफिट वो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड को हो। इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? दिस वाज द मर्केंटाइल फिलोसफी। अब मर्केंटाइल फिलोसफी के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि वो भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही एक एंटिटी थी, बाद में बन के रह गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसके सारे एक्शन भारत में डिसाइड कर रहे थे। तो उनका मेन जो मोटो था इंडिया में वो क्या था? मेन उनका फंक्शन क्या था इंडिया में? कि इंडिया में व्यापार करे, और व्यापार में कुछ इस तरीके से कि भारत की जो वेल्थ है उसको ड्रेन करके, उसको खींच करके वो ब्रिटेन में ले जा सके। तो जैसे ही उनके पास बंगाल में सत्ता आई तो उन्होंने सबसे पहले जो ये ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसी है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, क्योंकि आप देखिए ना 1770s में जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन
जो 1750s के बाद जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड ओवर अर्थव्यवस्था में अभी भी जो लैंड रेवेन्यू है दैट वाज द मेन रेवेन्यू फॉर सरकार। तो अगर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है तो उनके लिए भी जमीन से कर वसूलना यही सबसे बड़ा है उनके पास रेवेन्यू का सोर्स। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पूंजीवाद जो है उसको दर्शाती है। पूंजीवाद का जो राक्षस है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक इसको किस चीज की जरूरत है, इसको डिमांड की जरूरत है कि ये जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में बने, मतलब कैपिटलिज्म पूंजीवाद का जो राक्षस है आप इसको समझिए, उसके अंदर इंडस्ट्रीज हैं, है ना। सो इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं ये कैसे चलेंगी, पहले डिमांड चाहिए, डिमांड के साथ साथ कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल का सप्लाई चाहिए, लेबर का सही है सप्लाई और कैपिटल का। ओके, अगर डिमांड है, इंडस्ट्रीज दे आर रेडी और उनके पास कैपिटल है, लेबर है और उनके पास रॉ मटेरियल है, तो वो प्रोसेसिंग करेंगी। प्रोसेसिंग करने के बाद उस फिनिश गुड को वो कंज्यूमर के पास पहुंचाएंगी और जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उतना ज्यादा एक कैपिटलिज्म बड़ा होता चला जाएगा, ये राक्षस भयावह बनता चला जाएगा। इसका मतलब जब कैपिटलिज्म ब्रिटेन में आफ्टर 1750s 1770 70 80 1790 तक जब वहां पर कंपनियां बननी स्टार्ट हो गई थी तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडिया में वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया को उनको बनाना क्या है, रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट करना है। वहां की जो कंपनियां हैं वहां में रॉ मटेरियल बनेगा, फिनिश गुड बनेगा और फिनिश गुड का वो एक्सपोर्ट यहां करेंगे इंडिया में, ताकि इंडिया से ड्रेन किया जा सके, मनी को लेके जाया जा सके इंग्लैंड में और वो दिखेगा भी नहीं। ओके, यहां से अगर आप डायरेक्ट रेवेन्यू ज्यादा लेंगे, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी से अगर किसानों से ज्यादा कर वसूलेंगे, दोगुना लगान वसूलेंगे तो डायरेक्ट दिखता भी है। अगर मैं स्ट्रेटजी चेंज करता हूं अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, उस पॉलिसी के तहत मैं अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में ऐसी रखता हूं, तो वो दैट इज द चेंज्ड वर्जन, दो एक्सप्लॉयटेशन का थोड़ा चेंज्ड वर्जन हो जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। ओके, ये जो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी है ये भी ब्रिटिशर्स की ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडिया के रेस्पेक्ट में उसी को ही सपोर्ट करती थी। सो अभी आज के सेशन में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी। अब देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी सत्ता स्टैब्लिश की तो सत्ता स्टैब्लिश करने के बाद उनको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार चलानी होगी बंगाल में, वो बिना पैसे के तो चल नहीं सकती। पैसा कहां से आएगा? बंगाल के लोगों से ही। बंगाल के लोगों पे उसके लिए कर लगाया जाएगा। लेकिन शुरू में किसी भी सरकार के लिए जो प्रमुख उनका स्रोत था किस चीज का, फाइनेंस का और उनके पैसे का, कि सरकार के पास पैसा कहां से आए, फिर वो सरकार के राजस्व खजाने में जाएगा वो पैसा, उससे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, प्लस जो भी सरकार है उसके पास भी पैसा होगा। तो सबसे पहले कंपनी ने, ये पूरा है बंगाल, इसमें असम भी है, ये रहा असम, ये कुछ बिहार का पार्ट है, दिस इज द उड़ीसा पार्ट, और ये पूरा हो गया अपना आज का वेस्ट बंगाल, ये हो गया बांग्लादेश, ये सारे के सारे पार्ट थे। नाउ बंगाल में कंपनी ने अपनी सत्ता स्टेब्लिश करने के बाद अब ये पॉइंट आया ना कि हम कौन सी पॉलिसी के तहत वो कर वसूलें। किसानों से कर वसूलने के लिए कुछ तो सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, कोई तो सिस्टम लेके आना पड़ेगा ना। तो स्टार्टिंग में वॉरेन हेस्टिंग आए। वॉरेन हेस्टिंग ने अपना एक सेटलमेंट बनाने की कोशिश करी, कि अपना एक सेटलमेंट मतलब आप लोकल लैंग्वेज में से समझ लीजिए जुगाड़ करने की कोशिश करी कि यार कौन सा सिस्टम लेके आए। तो पहले वो जो सिस्टम लेके आए थे उसमें कुछ इस तरीके से था कि पूरा बंगाल जीत लिया कंपनी ने, जितने भी गांव हैं वहां पर राइट कलेक्शन मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार किसका आ गया? कंपनी का आ गया। तो कंपनी हर गांव में जितने भी हैं गांव, उन सब में लोगों के पास जाकर के बोलती थी दिस इज द आई एम हैविंग द राइट कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन राइट अभी मेरे पास है। और डुअल गवर्नमेंट में हमने नवाब से जो है वो ये ले लिए हैं रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट है। उस पर जैसे तो शाह आलम के साथ ट्रीटी हुई थी, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो अब हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है। अब आप हमें कर देंगे, आप उनको नहीं, आप हमें कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया कर लेने के लिए कि कंपनी के पास रेगुलर कर आता रहे। कंपनी ने गांव के कुछ जो लोग थे उनको एक साथ के ठीक है यहाँ का जमींदार कौन बनेगा। जमींदार मतलब ऐसा कोई एक व्यक्ति
जो हर साल कंपनी को यहां से इस गांव का जो भी कर है वो कर इकट्ठा करके कंपनी को प्रोवाइड करे। अब कर इकट्ठा करने से पहले ये तो डिसाइड करेगा ना कि कर इकट्ठा करेगा कौन प्लस कितना करेगा, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। इकट्ठा करेगा कौन प्लस कितना, ये दोनों पॉइंट है। नाउ अब कैसे करे, वारेन हेस्टिंग ने कैसे किया कि वारेन हेस्टिंग ने कुछ इस तरीके से किया कि जितने भी जो जमींदार है, जो प्रोमिनेंट गांव की पर्सनैलिटी है, उनको हम जमींदार बोलेंगे। लेट्स से कि 10 जो गांव के जमींदार हैं इनको बुलाया गया और 10 गांव के जमींदारों में से आपस में बोली लगाई कि भैया आप लोग अगले 1 साल बाद, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो नेक्स्ट जो मार्च आएगा उस तक आप कितना यहां से कर वसूल करके दे सकते हैं, इस गांव से आप लोग कितना कर वसूल के हमें देंगे। तो किस और जो जमींदार थे उनको कमीशन मिलेगा इसमें, और जब तक आप कर प्रोवाइड करेंगे तो जो जमीन है वो भी लैंड रेवेन्यू, जो लैंड राइट है वो भी आपके पास रहेंगे। अगर नहीं दे पाए तो अगले बार आपका जो है ये वापस ले जाएगा जमीन। दिस वाज द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जितने भी जो जमींदार थे वो बोली लगाई, बोली में द हाईएस्ट बिडर को दे दिया गया भैया ये जमींदारी 1 साल की आपकी है, जमीन तब तक आपकी है जब तक आप कर हमें प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने कर प्रोवाइड नहीं किया उस दिन जमीन आपकी नहीं रहेगी। और आपने जो कर, जो हाईएस्ट बिड लगाया है कि आप इतना देंगे, मान लीजिए एक ने कहा था 10, एक ने कहा 12 और आपने कहा 17, तो आप 17 गांव से वसूल करके देंगे। अब सोचिए किसी गांव की क्षमता और कैपेसिटी ही अगर मान लीजिए 10 है, अब जमींदारी राइट लेने के लिए आपने तो 17 बोल दिया, देंगे कहां से गांव के किसान, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, मैं एज ए जमींदार हूं, मैंने अगर 17 कलेक्ट करके भी दिया या 16 अगर मैं दे पाया, एक ना दे पाया, तो मेरा जो लैंड राइट है वो तो चले जाएंगे, मेरी तो जो जमीन का जो अधिकार है वो तो मेरे पास परमानेंट है ही नहीं ना। देन आई वुड नॉट बी दैट मच एंथुजियास्टिक कि मैं लैंड पे खर्च करूं, जमीन को अपना समझूं, जमीन में इन्वेस्ट करूं, जमीन की फर्टिलिटी का ध्यान रखूं, उसको अच्छे से सजो करके संभाल करके रखूं। नहीं, मेरे पास कोई राइट ही नहीं है, मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है। नाउ अब उसके बाद क्या कि उसमें प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी? तो एक तो आप देखिए रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू जो आपने फिक्स किया है 17, एक्चुअली वो गांव 10 करके दे सकता है। आपको पहले प्रॉपर देखना चाहिए था कि उस गांव से कितना कलेक्ट हो सकता है रेवेन्यू। जितना गांव से रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है उतना ही आपको कलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल बर्डन लोगों के पास ज़्यादा जाएगा। अगर लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन रहेगा तो सोचिए कि वो किस प्रकार से अगले बार रेवेन्यू दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास सरप्लस मनी ही नहीं होगा। सरप्लस मनी ही नहीं होगा तो ना तो खेत में इन्वेस्ट कर सकते, ना अपने हेल्थ पे, ना अपने घर पे, और अगले बार उन्हीं से ही कर वसूलना है। तो सोने की चिड़िया को या सोने की मुर्गी को आप इस प्रकार से कर रहे हैं कि एक बार पेट काट के सारे अंडे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा। तो इससे समस्या आने लगी। फिर उसके बाद बिहार में चार्ल्स कॉर्नवालिस साइड, इसमें यूपी साइड में, इसमें ये सॉरी यूपी नहीं, ये बंगाल में वो आए चार्ल्स कॉर्नवालिस, और 1793 में ही केम अप विद परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि द मेन प्रॉब्लम इज एट द 2 लेवल। जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उन्होंने कहा चलिए जमींदारी को फिक्स करते हैं, जो भी यहाँ के जमींदार होगा उसकी जमींदारी को फिक्स कर देंगे। मतलब पहली बात तो जो लैंड राइट होगा वो आपका फिक्स कर दिया जाएगा, जब तक आप हमें वो देते रहेंगे कर, तब तक हम आपकी जो लैंड राइट है उसको फिक्स रखेंगे, आपसे जमीन नहीं लेंगे। और प्लस हम ही लोग वाया असेसमेंट ये डिसाइड करेंगे कि इस गांव की क्षमता कितनी है रेवेन्यू देने की। अब हाईएस्ट बिडर वाला सिस्टम नहीं रहेगा, उससे नुकसान हो रहा था। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग ये डिसाइड करते हैं, हम लोग आपको ये बताएंगे कि लेट्स सपोज कि आपको 10 कलेक्ट करके देना है, बट आपने जब तक 10 कलेक्ट करके हमें देते रहे तब तक आपका लैंड राइट आपका ही है, जमीन आपकी है, प्लस उसमें से आपको कमीशन भी मिलेगा, वो भी आपका कमीशन भी फिक्स रहेगा। आपको जो रेवेन्यू हमें देना है वो भी फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कलेक्शन टैक्स वॉज ऑल्सो फिक्स्ड। मेन पॉइंट क्या है, फिक्स द जमींदारी ऑफ द जमींदार। ओके, जमींदार अभी मोटिवेटेड है। नाउ कलेक्शन टैक्स वॉज ऑल्सो फिक्स्ड। मान लीजिए जितना भी कर वसूला 10/11 वो 10/11 वो कंपनी का शेयर होगा, एंड 1/11 ये किसका होगा, जमींदार का शेयर होगा। और ये जमींदार का शेयर होगा तो जमींदार भी मोटिवेट रहेगा कि ये करने के लिए, टैक्स कर वसूलने के लिए। नाउ इस चीज से ये जो सेटलमेंट थी इससे बड़ा फायदा हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे 2 फ्रंट पे मेनली फायदा हुआ कंपनी का। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, कंपनी सिक्योर्ड द टैक्सेशन। क्योंकि जब जो वॉरेन हेस्टिंग ने जो सेटलमेंट लेके आए थे आफ्टर 1773,
जिसमें हाईएस्ट बिडर को दिया गया था, जिसमें बोली लगी थी, जिसमें लैंड रेवेन्यू फिक्स नहीं किया गया था कि कितना होगा, हाईएस्ट बिडर को दिया गया था, जमींदारी भी फिक्स नहीं थी, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी। उसमें एक प्रॉब्लम तो ये थी कि कंपनी ने जितना असेसमेंट किया कि भैया इतना वहां से रेवेन्यू आएगा और कंपनी ने खर्चा कर दिया उतना। अगले साल जब उतना रेंट नहीं आया मार्च में तो कंपनी को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने जमींदार को बुलाया कि भैया दीजिए 17 रुपए, वो तो दे ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो 17 कहां से देगा? लोगों की क्षमता जब 10 की है तो 17 कहां से देगा? उन्होंने तो बोली लगा दी जमींदारी के लिए, अब 17 कहां से आएगा? तो नहीं आया। तो कंपनी की जो शीट है, फाइनेंशियल शीट, उसके ऊपर बहुत आर्थिक प्रेशर पड़ा। कंपनी का जो टैक्सेशन था, कंपनी का जो रेवेन्यू था, वो सिक्योर नहीं हो पाया नाउ। बट इसके थ्रू बाय फिक्सिंग द लैंड रेंट, कि जमीन का रेंट कितना होगा, फिक्सिंग द लैंड रेंट के 10 ही दो आप, हमने असेसमेंट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया कि इस पूरे गांव की जो क्षमता है 10 ही है। फिक्स करने से क्या हो गया? दे सिक्योर्ड द टैक्सेशन, क्योंकि लोग अब इजीली दे पाएंगे। जमींदार प्लस एक जमींदार भी है, जमींदार की जमींदारी राइट फिक्स कर दिया, उनको भी उनका जो जमींदार का शेयर है वो भी फिक्स कर दिया। ही इज ऑल्सो मोटिवेटेड। तो उसके कारण कंपनी सिक्योर्ड द टैक्सेशन एंड कंपनी सिक्योर्ड द राज। अब राज को कैसे सिक्योर किया उसको देखते हैं। देखिए, ये जो जमींदार क्लास है, आप सोचिए कि एक गांव है, एक गांव में सारे के सारी जमीन इस जमींदार की है। जमींदार हो गया, किसी जगह पर इनको और भी नाम से संबोधित किया जाए, बड़े काफी ज्यादा गांव के तो अगर कोई हेड उनको चौधरी भी बोला जाता था। तो ये जो बड़े बड़े जो जमींदार है, इनके पास सारे गांव की जमीन होगी ऑलमोस्ट, और जितने भी गांव के लोग होंगे वो सारे इनके खेत में काम करेंगे। तो इससे क्या हुआ? अंग्रेज क्या है? एक्सप्लॉइट करने वाले। उन्होंने इंडिया में ही एक ऐसी इंडियन क्लास को बना दिया जो कि जनमानस के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जो इस एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम का पार्ट बन गई है। नाउ जमींदार, दे हैव क्रिएटेड द ब्रिटिशर्स, दे हैव क्रिएटेड द जमींदार क्लास, एंड दिस जमींदार क्लास, दिस इज नाउ लॉयल टू द ब्रिटिश राज, लॉयल टू द कंपनी। तो लोकल में ही उन्होंने जो पावरफुल लोग थे उनके साथ अपना गठबंधन बना लिया एक्सप्लॉइटेशन का। थ्रू दिस इन द लॉन्ग रन दे सिक्योर्ड द राज। और इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि 1857 की क्रांति में प्रिंसेस और ये जो जमींदार थे ना, ये ही ब्रेक वाटर की तरह एक्ट किए थे। लॉर्ड कैनिंग ने लास्ट टाइम में डिस्कस भी किया था कि लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि अगर ये ऑर्गेनाइज होते, ये मिलिशिया, अगर इनकी फाइटिंग जो स्ट्रेटजी होती थोड़ी लेटेस्ट होती, अगर इनके पास वेपन्स होते, इनका एक सेंट्रलाइज्ड एक वो होता, लीडरशिप होती, और इनके पास अगर कोई विजन होता, और उसके साथ साथ फाइनल पॉइंट, अगर इन यहीं के ही जमींदार और प्रिंस इनका साथ नहीं देते तो शायद हम 1857 की क्रांति नहीं जीत पाते, कंपनी हार जाती 1857 की क्रांति। द प्रिंसेस एंड द जमींदार दे एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर, लॉर्ड कैनिंग के स्टेटमेंट थे। सो थ्रू दिस परमानेंट सेटलमेंट दे सिक्योर्ड द टैक्सेशन एंड दे सिक्योर्ड द राज। सो दोस्तों, ये था परमानेंट सेटलमेंट। नाउ अब हम आगे चलते हैं, सेकंड जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है उसके बारे में देखते हैं। दैट वाज द रोयतवारी सेटलमेंट। नाउ 1820 तक आते आते कंपनी ने जो नए एरिया जो भी साउथ में कैप्चर किए, जैसे उस टाइम पर आप देखेंगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उनके आसपास के टेरिटरी, मैसूर को भी कब्जा चुके थे वो, और भी जो साउथ में जो नए एरिया जो कैप्चर कर रहे थे 1820s के बाद, मुनरो और अलेक्जेंडर रीड वो लेकर के आए रोयतवारी सेटलमेंट। और ये रोयतवारी सेटलमेंट पहले मद्रास वो वहाँ पर प्रेसिडेंसी में लेके आया, फिर बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ एरिया में वो की इसको एक्सपेंड किया गया। इस वाले में क्या था, रोयत्स जो गांव के जो टीनेंट्स हैं, याद करिएगा परमानेंट सेटलमेंट में वो जमींदार जिनके पास जमीन है गांव की, उनके खेतों में काम करते थे, और ओनरशिप किसके पास थी? जमींदार के पास, एज लॉन्ग एज ही इज एबल टू पे द रेंट टू द कंपनी। नाउ जो रोयत्स है, दे आर द नाउ लैंड ओनर्स, मतलब जो बिचौलिए थे जमींदार, उनको हटा दिया गया है। उनको हटा क्यों दिया बिचौलियों को? उसके 2-3 कारण थे। सबसे पहला, उनके हटाने से ब्रिटिशर्स दे वांट कि यार जो लोग हैं उनको भी कुछ फायदा हो, हमें भी कुछ फायदा हो। सोचिए, अगर बिचौलिए को हटा दिया, बिचौलिए को हटाने से जो 1/11 जो जमींदार का शेयर है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट नहीं हो सकता क्या? वो कंपनी के पास थोड़ा चला जाए, हाफ जमीन उसके पास, किसानों के पास भी चला जाए, किसान भी खुश, कंपनी भी खुश, और जो ये बीच में बैठ करके खा रहे हैं ये साइड हो जाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि कंपनी ने जो लॉयल क्लास क्रिएट की थी वो फिर कैसे? देखिए, समय समय पर पॉलिसीज समय और फिलोसफी के हिसाब से भी चेंज करनी पड़ती है। उस समय की जो भी अवधारणा चल रही है, प्रचलित जो भी चल रही है, और जो कंडीशन है, जो राजनीतिक कंडीशन है, उसको भी देख करके कार्य करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए डिस्कस करते हैं।
इसी टाइम पे रोहितवारी सेटलमेंट जब आई 1820s के टाइम पे, ब्रिटेन में यूटिलिटेरियन फिलोसफी डोमिनेंट थी। यूटिलिटेरियन फिलोसफी में क्या था? यूटिलिटेरियन फिलोसफी थी कि ऑलवेज अ गवर्नमेंट हो गई या कोई भी आप कार्य करें तो हमेशा उसमें एक पॉइंट जरूर होना चाहिए दैट द गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल, कोई भी कार्य कोई भी कृत हो उनका, तो दे शुड बी एंश्योरिंग द फैक्ट दैट देयर एक्ट शुड बी फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, यह सोचना चाहिए। सो यूटिलिटेरियन फिलोसफी वहां पर डोमिनेंट थी और कंपनी के जो ऑफिशियल जो इंडिया में थे उनके ऊपर भी इनका असर आ रहा था, क्योंकि जो यूटिलिटेरियन फिलोसफी थी जो इंग्लैंड में प्रभावित हो रही थी कि ठीक है आप लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर के उनके ऊपर राज तो कर रहे हैं, पर राज भी कुछ इस तरीके से करिए ना कि सबका भला हो, हमारा भी हो, हमारी जेब में भी रोकड़ा आए, उनके में भी आए। तो कुछ हद तक ये फिलोसफी भी इन्फ्लुएंस करने लग रही थी कंपनी के ऑफिशियल्स को यहां पर भी। उनमें से जो दो थे वो मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। जब इन्होंने मद्रास में सेटलमेंट को, रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि यार रोहित को ही लैंड ओनर बना देते हैं और उनसे डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और जब तक वो डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं तो जमीन भी उनकी और असेसमेंट तो है ही कि इतना आपको लैंड रेवेन्यू देना है, इससे इनका भी फायदा होगा, हमारा भी जो बिचौलिए हैं वो हटेंगे और जो बिचौलिए का जो शेयर है वो हाफ हाफ हो जाएगा, खत्म। प्लस जमीन जो रॉयट्स हैं दे वुड बी मोटिवेटेड कि वो जमीन पे इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सबको फायदा होगा। अब देखिए जो यूटिलिटेरियन फिलोसफी थी उसका यही मानना है ना कि यार क्यों आप जमींदारी क्लास को बना रहे हो जिसमें कुछ का भला हो रहा है, कंपनी को तो रेवेन्यू मिल रहा है लेकिन जमींदारी क्लास का भला हो रहा है, मैक्सिमम लोग तो वो है ना प्रताड़ित हैं, तो एक काम करते हैं जमींदारों को हटाते हैं और प्लीज ट्राई टू एंश्योर द मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर। दैट इज वाई 1820 के बाद मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने ये जो रोहितवारी सेटलमेंट है ये लेकर के आए मद्रास, उसमें और मद्रास वाले एरिया में जमींदारों को हटा दिया गया। बट द प्रॉब्लम इज दैट, यार दोस्तों प्रॉब्लम तो वही है ना, प्रॉब्लम आप परमानेंट सेटलमेंट में भी सोचिए कि जो लैंड रेवेन्यू फिक्स किया है ना कंपनी ने वाया असेसमेंट, वो जो 10 किया था वो भी ज्यादा है, वो भी नियरली 35-40% के अराउंड आ रहा था। मान लीजिए आपने जो भी उत्पाद किया है अपने खेत में उसका 35 से 40% सारा कंपनी के पास जा रहा है, ये भी ज्यादा है 40% इत्यादि से, बल्कि इससे ज्यादा था। ये जितना भी है ये जो लैंड रेवेन्यू है, जो रेट है टोटल, ये भी ज्यादा है उसके लिए, किसानों के लिए। यहां पर भी ऐसे ही था, जो रोयट्स जो थे उनको लैंड रेवेन्यू देना तो है लेकिन उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं था, चाहे भले ही फेमीन हो, चाहे आपदा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको लगान देना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस वो दुगुना लगान हो जाएगा। आपने मुई देखी ना लगान कि नहीं हम इस बार का सूखा पड़ गया है, हुजूर माफ करिए इस बार तो नहीं दे पाएंगे, नहीं आपको देना पड़ेगा, दोगुना लगान देना पड़ेगा। वो भी तो वो जो कभी भी माफ नहीं करते थे किसी भी टाइम पे अगर कोई नेचुरल आपदा आ गई भाई, क्योंकि देखिए ना एग्रीकल्चर, अगर इकोनॉमी के सेक्टर्स देखें, बी इट आज के दिन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस क्लास है, उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा सेक्टर है? जो क्लाइमेट से और नेचुरल फोर्सेस हैं वो एग्रीकल्चर है। तभी तो गवर्नमेंट मुआवजा भी देती है ना, क्योंकि जानते हैं कि अगर पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी, सारी चीजें अच्छे से करने के बाद भी अगर किसी टाइम पे ओले पड़ गए तो खत्म। अगर फसल कट चुकी है, बिल्कुल फाइनल हार्वेस्ट करना है, उस टाइम पे बारिश हो गई तो ये तो वही हो गया, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, खत्म। किसान ने तो बेचारे ने पूरे 4-5 महीने मेहनत की है, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। सो इसीलिए गवर्नमेंट उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनको फिर मुआवजा भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये तो फॉरगेट अबाउट द मुआवजा, दे वुड बी गोइंग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लैंड। और अगर रोयट्स ने वो नहीं दिया, लैंड रेवेन्यू नहीं दिया, तो उनकी जमीन को ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब बात तो वही हो गई ना कि आपने बहुत सारे जो जमींदार थे वो तो आपने बीच से हटा दिए, छोटा सा शेयर आया वो हमें दे दिया कि उनके बिचौलिए का जो शेयर था वो हमारे पास, अरे वो आधा % होगा, 1% हो गया होगा, बस खत्म। लेकिन आपने जो जमींदार जो थे, इंडियन जो एरिया में जो जमींदार थे वो तो हटा दिए। नाउ यू हैव बिकम अ बिग लैंडलॉर्ड, आप बड़े जमींदार बन गए और लैंड रेवेन्यू आप कम नहीं कर रहे, वो भी ज्यादा है अभी भी। तो लैंड रेवेन्यू भी ज्यादा था, उसका रेट भी ज्यादा था, और छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स और जमींदार हटा दिए तो क्या हो गया? आप तो एक बड़े लैंडलॉर्ड है ना, आप तो बिग लैंडलॉर्ड बच गए ना। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोहितवारी सेटलमेंट। नाउ उसके बाद जो भी भविष्य में कंपनी ने नई टेरिटरी, जैसे कि बंगाल जीतने के बाद वो साउथ इंडिया की तरफ आए, साउथ इंडिया से फिर वो उन्होंने पंजाब भी जीता, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एरिया 1840s के बाद, 1830s एंड 40s के बाद।
सो उन्होंने जो नया एरिया जो भी एक्वायर किया उन सब में उन्होंने महलवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो अपना अवध का और ये यूपी का एरिया, इसमें दे केम अप विद द महलवारी सेटलमेंट। और ये महलवारी सेटलमेंट में एक प्रोमिनेंट नाम था होल्ट मैकेंजे 1822, ये आपको याद रखना है। नाउ इसमें क्या था, इसमें आपने सुना होगा गांव में नंबरदार है ना, कहीं जगह लंबरदार बोलते हैं, नंबरदार। तो ये क्या है कि गांव के कुछ प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ बैठ करके सेटलमेंट करेंगे। और कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि आप देखिए एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो आज के दिन सेल्फ हेल्प बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर कोई भी वो दे, लोन दे, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में दे पाएंगे लोन। कॉन्फिडेंस में ज्यादा इसलिए दे पाएंगे क्योंकि जहां पर भी कलेक्टिविज्म आ गया वहीं पर सोशल कैपिटल आ गई। सोशल कैपिटल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो रिस्क है किसी भी चीज का, जैसे अगर लोन देगा कोई भी बैंक तो उसमें रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि लोग पीयर प्रेशर में उस ग्रुप को दिया गया है लोन, अगर उस ग्रुप में किसी इंडिविजुअल को भी दिया गया है तो उस ग्रुप की वजह से वो इंडिविजुअल ही इज ऑलवेज इन अ फोर्स कि वो उसको चुकाए, उस लोन को किसी भी तरीके से चुकाए, उसमें डिफॉल्ट ना करे, उसमें से वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करे और फिर जो है लोन चुकाए, प्लस अपना जो वैल्यू एसेट क्रिएशन है वो भी करने की कोशिश करे। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से था कि कंपनी के ऑफिशियल के साथ कंपनी के ऑफिशियल्स ने कोशिश की कि गांव के जो प्रोमिनेंट जो लोग हैं, जिनको हम नंबरदार बोलते हैं, आज के दिन नंबरदार है, लंबरदार आज भी होते हैं, उनके साथ गांव में समझौता किया जाए। सो द लैंडलॉर्ड्स दे वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू। और इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को बोला गया था नंबरदार, मतलब इनके पास ही गांव की जो जमीन थी, जिनके पास, किसी के पास थोड़ी सी कम जमीन, किसके पास ज्यादा जमीन, तो गांव को रिप्रेजेंट करने वाले थे ये नंबरदार। एंड ये थी महलवारी सेटलमेंट 1830-1840। नाउ होप रेवेन्यू जो सेटलमेंट है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम चलते हैं ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी। याद रखिएगा जितनी भी रेवेन्यू सेटलमेंट थी दे आर रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। और ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी दे वर मेनली, अब इनका जो मेन जो रोल था वो 1800 तक था, 1810 1820 तक एट मैक्स। लेकिन 1800 के बाद एक और पैरेलली स्टार्ट हो रही थी चीज, दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे आ चुका था। ओके, इंडिया से रॉ मटेरियल को लेकर के जाना था, यस, वहां से फिनिश गुड को यहां लेकर के आना था। ओके, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले मतलब समझते हैं ये क्या होता है। देखिए इंडिया का कौन सा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या अंग्रेजों से पहले कोई इंडस्ट्रीज थी? यस थी। लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पोट्री इंडस्ट्री, बीड मेकिंग इंडस्ट्री। आप देखिए लोकल हैंडीक्राफ्ट, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे गांव में आज के दिन भी दूर दराज है, अगर आप यूपी में है, राजस्थान, एमपी, हरियाणा वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बैठने के लिए मूढ़े मिलते होंगे ना, मूढ़े जिनको बोलते हैं, जो लोकली उसकी लोकल जो गांव दराज दूर एरिया में लोग अपने खुद से लोकल चीज़ों से उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, बैम्बू से भी। ओके, सो ये जो है ये क्या है, लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही तो थी पहले के टाइम की। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट किया कि ये जो एटोमाइज्ड जो छोटी छोटी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इनको तहस नहस करिए। जब आप इनको तहस नहस करेंगे तो जो लोग शहरों में, गांव में, प्रिंसली स्टेट्स की कैपिटल में इन कामों में कार्यरत हैं वो सभी के सभी बेरोजगार होंगे। वो अगर बेरोजगार होंगे तो वो गांव में आएंगे, गांव में खेती बाड़ी करेंगे, लेबर के गांव में कॉस्ट कम हो जाएगी। एक खेत में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, अभी अवेलेबिलिटी रहेगी 2-3 की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो लेबर कॉस्ट कम होगी। और हमें लोगों से क्या चाहिए कि आप अपने खेत में इंडिगो उगाइए, आप अपने खेत में जो कैश क्रॉप है जैसे कॉटन उसको उगाइए, ताकि जब आप इनके प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो यही रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स उठा करके वहां लेकर के जाएंगे ब्रिटेन में, वो बनेगा, कॉटन वहां पर रिफाइन होगा, कपड़े बनेंगे, टेक्सटाइल, मॉडर्न टेक्सटाइल, ब्रिटिशर मॉडर्न टेक्सटाइल, टाई बनेंगे, सूट बनेंगे, बूट बनेंगे, और वही फिर आकर के यहाँ पर इंडिया में वो डंप होंगे और गांव गांव शहर शहर जाएंगे और लोग, भारतीय जो लोग हैं वो पहनेंगे, तो ब्रिटिशर्स का फायदा होगा। सो इसके लिए उनको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी था। थ्रू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दे जस्ट डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पहले ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़ा गया, that led to what? That led to the ruralization, that led to the ultimately what? Commercialization of the agriculture। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो फूड ग्रेन बेस्ड जो क्रॉप्स थी उनको रिप्लेस करने की कोशिश करी, किससे? कॉमर्शियलाइजेशन। इसमें उन्होंने टी प्लांटेशन भी, कॉटन प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, ये सब भी प्रमोट करने स्टार्ट किए, क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल ये वहां पर यूज होने थे। कहां पर? ब्रिटेन में।
सो दोस्तों ये था द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक और चीज थी, दैट इज द वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। नाउ सोचिए इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना क्यों है? ताकि रूरलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में जाएंगे तो क्या होगा, लेबर की जो कॉस्ट है वो घटेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में काम करेंगे, वहीं से हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अब वहां से जो रॉ मटेरियल जो लोगों ने जो उत्पाद किया किसानों ने, अगर वो कंपनी को ना बेचे, अगर डायरेक्टली बेच दे उनको किसी और को, या अगर यहीं पे ही सामान बनाने के बाद वो किसी अफ्रीका के किसी कंट्री को अगर बेचने की कोशिश करे, या साउथ ईस्ट एशिया कंट्री को या चाइना को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे, तो गड़बड़ हो गई ना, तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे मेक श्योर कि अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेंगे ना तो उस पे 80% ड्यूटी ऑन द फिनिश गुड, कि अगर आप इंडिया से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेंगे फिनिश गुड बना करके तो उसके ऊपर 80% ड्यूटी लगेगी। ओनली एंड ओनली यू कैन एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल। और वो भी जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिशर्स थे, वो ही पूरे के पूरे रॉ मटेरियल को उठा करके लेकर के जा रहे थे। ओके, प्लस अगर आपने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट केवल फिनिश्ड गुड कर सकते हो, और वो भी यहां से इंग्लैंड से फिनिश गुड, मतलब इंग्लैंड में बनने वाली, इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरर है वहां से आप ये यहां पर क्या इंपोर्ट कर सकते हो, उनके फिनिश गुड इंपोर्ट कर सकते हो। और आपको अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करिए। आपने जो फिनिश गुड बनाया अगर वो कहीं और एक्सपोर्ट किया इंक्लूडिंग इंग्लैंड, तो आपको 80% ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन द फिनिश गुड। दिस इज कॉल्ड एज द वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। इससे उन्होंने क्या इंश्योर किया, इससे उन्होंने दो चीजें इंश्योर करी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत की जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की अगर थोड़ा बहुत भी उसमें सांस बची होगी तो उस पे दो फ्रंट पे मार की, क्या उसके पास बिल्कुल भी रॉ मटेरियल भी ना हो, बिल्कुल भी रॉ मटेरियल ना हो, खत्म, उसको खत्म ही करना है, बिल्कुल जीरो करना है, तो उसके पास रॉ मटेरियल ही ना हो बिल्कुल भी। ओके, प्लस उसके जो एक्सपोर्ट का जो अभी मार्केट थोड़ा बहुत अगर बचा हो तो वो भी खत्म हो जाए, ताकि ये लोग परमानेंट खेतीबाड़ी में शिफ्ट हो जाए। उनका मार्केट भी तोड़ दिया, उनसे रॉ मटेरियल भी छीन लिया, सब खत्म कर दिया उनका। तो दिस इज कॉल्ड एज द वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। इस वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी से क्या मिला, द ब्रिटिशर्स एंश्योर्ड दैट इंडिया बिकेम द सब सर्वेंट इकोनॉमी ऑफ द मास्टर इकोनॉमी। और वो कौन सी मास्टर इकोनॉमी है, दैट इज द ब्रिटिश इकोनॉमी। जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उनकी सब सर्वेंट इकोनॉमी बन गई, सप्लाइंग ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टिंग ऑफ द फिनिश गुड। ये मेन पॉइंट बन गया। एंड देयर वाज नीड टू ले डाउन द रेलवे लाइन एंड रेलवे ट्रैक, क्योंकि सोचिए मेरे को इंडस्ट्रियलाइजेशन का और आज के दिन जो पूंजीवाद है, और आज के दिन भी इनफैक्ट आज के दिन कैपिटलिज्म है, इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, मनी, टाइम। जितने कम टाइम में आप चीजों को बना सकते हैं, जितने कम टाइम में आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जितने सस्ते में कर सकते हैं, पूंजीवाद उतना ही ज्यादा प्रबल है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आज के दिन भी। उस टाइम पर भी आप सोचिए कि अगर कोई भी फिनिश गुड है वो बॉम्बे पोर्ट पर है और उसको दूर दराज गांव तक पहुंचाना है, यूपी में कोई गांव है, सहारनपुर में एक गांव है, वहां तक उसके गांव तक पहुंचाना है, उसको टाई शूट वूट पहुंचाना है, तो इस पोर्ट से पहुंचेगी। और उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा फास्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं था, रेलवे लाइन जस्ट बिछनी स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड डलहौजी को उसके लिए भेजा गया था कि आप जो प्रिंसली स्टेट बीच में है उनको जो भी हड़प सकते हैं हड़पिए, सेंट्रलाइजेशन लेके आइए, रेलवे लाइन बिछाइए, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो देश के गांव-गांव, शहरों तक पुश किए जा सके, so that the finished good can be pushed in the interior of the India, वो पुश किए जा सके। तो इसीलिए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए ताकि उनको, और रॉ मटेरियल भी इजीली पोर्ट तक आ सकता है और पोर्ट के बाद वो इंग्लैंड जा सकता है इजीली। नाउ इसीलिए सो देयर वाज नीड टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक, और इसके लिए उन्होंने सेंट्रलाइजेशन इंश्योर करना था। सेंट्रलाइजेशन के लिए उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को भेजा, एंड डलहौजी वाज टू सिक्योर दिस, एंड इसीलिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के तहत एनेक्सेशन करना स्टार्ट किया उन्होंने। सो दोस्तों ये था आज का सेशन, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज अबाउट द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इस ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी में जो सबसे बड़ी चीज थी, जो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज जो लैंड रेवेन्यू था वो पता होना चाहिए, 3 टाइप ऑफ द लैंड रेवेन्यू। उसके बाद द इंपॉर्टेंट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ये टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, ये टर्म पता होनी चाहिए आपको, ये क्या थी। सो फ्रेंड्स, जब आप इन तीनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको समझ में आती है। दिस इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ द वेल्थ। इन पॉलिसीज के तहत उन्होंने भारत की जो
वो भारत के जो पैसा था उसको लेकर के, भारत के धन को वो लेकर के गए यूरोप में। दिस इज द ड्रेन ऑफ द वेल्थ। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में तो इकोनॉमिक पॉलिसी देखनी थी, नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।